हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनिका एजुकेशन हब। आज हम जुलाई मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स थे जो न्यूज़ में रहे थे उसको कवर करेंगे। इसका जो सोर्स है, मैंने अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स है जैसे विज़न आईएएस है, राउज आईएएस है, उनको कंपाइल किया है। और द हिंदू के जो इम्पोर्टेंट जो खबरें थी उनको भी मैंने इसमें कंपाइल किया है। तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी, जो न्यूज़ में रही थी हमारी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, तो जो हमारे 22nd जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है, उन्होंने अलग अलग स्टेक होल्डर से राय मांगी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। पहले आपको बता दें कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक कानून बनेगा, वन लॉ फॉर द एंटायर कंट्री। ठीक है, जिसमें मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन एंड सक्सेशन सबके लिए सबका एक ही कानून होगा। जितने भी हमारे रिलीजियस कम्युनिटीज हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबके लिए एक कानून होगा। ठीक है, तो करेंटली अगर हमारे जो इंडियन पर्सनल लॉ देखें, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। क्यों बना रहे हैं हम ये, क्यों लेकर आ रहे हैं, तो क्यों मतलब इसको पूरी कंट्री के लिए एक कोड लेके आना है, तो इसका रीज़न ये है कि हमारे जो पर्सनल लॉ है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। हिंदूज के लिए अलग है, मुस्लिम के लिए अलग है, जो हमारे सिख, पारसी, ज्यूज एंड क्रिश्चियंस हैं, उनके लिए अलग अलग कानून हैं। तो इसीलिए ही हम एक सबके लिए, हर कम्युनिटीज के लिए एक लॉ बना देंगे, तो हमारी जो लीगल हमारे जो केसेस है वो भी कम हो जाएंगे। यानी कि अब हम फायदा देखेंगे, नीचे देखेंगे। पहले इसका पहले हम बता दें कि जो पहले हमारी लॉ कमीशन है, उन्होंने मना किया था कि अभी हमारा जो इंडिया है वो स्टेज पर नहीं पहुंचा है कि इस यूसीसी कोड को इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो उनके एक कंसल्टेशन पेपर था जिसका नाम था रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ इन 2018। ठीक है, उन्होंने रेकमेंड किया कि आप पूरी कंट्री के लिए एक कानून लेकर आना चाहते हो, इससे अच्छा तो है कि हमारे जो एग्जिस्टिंग फैमिली लॉज है उसको अमेंड कर दो, उनको कोडिफाई कर दो, क्योंकि उन्हीं में हमारी इतनी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटीज़ हैं। तो हम पूरी कंट्री के लिए यूसीसी कोड के जगह हमें अपने मुस्लिम लॉ को कोडिफाई करना चाहिए। सॉरी, मुस्लिम लॉ नहीं, मतलब पर्सनल लॉ को कोडिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो पूरी कंट्री में गोवा एक ऐसी स्टेट है जहां पर एक कॉमन सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया गया है। ये भी जो कोड है वो पुर्तगीज के समय का था, यानी कि अंग्रेजों के टाइम से ही ये इम्प्लीमेंट है। तो अपने यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से हमें एक यूसीसी के बारे में, उसके आर्ग्यूमेंट्स में, उसके अगेंस्ट में, और एक वे फॉरवर्ड, ये तीन चीज करनी बहुत जरूरी है। तो पहले हम आर्गुमेंट्स के बारे में देखेंगे कि आर्गुमेंट्स कि हमें यूसीसी को क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो हमारा जो 44 आर्टिकल है डीपीएसपी में, उसमें ये बताया गया है कि स्टेट को यूसीसी कानून लेकर आना चाहिए। तो पहला हम आर्गुमेंट दे तो क्या फायदा होगा कि हम यूसीसी लेकर आए, तो फायदा क्या होगा इससे। तो पहला है कि इससे सेकुलरिज्म प्रमोट होगा। पूरी पूरी कंट्री के लिए जब एक कानून होगा जहाँ पर अलग अलग जो रिलीजियस बिलीव्स है उनको डिक्टेट नहीं करना पड़ेगा, तो सेक्युलर तो अपने आप ही प्रमोट होगा। अब हर रिलीजन अपना एक एक अपना अब हर रिलीजन के लिए मैरिज के अलग रूल्स है, डाइवोर्स के अलग अलग है। तो अब एक ही लॉ हो जाएगा, तो वो सेक्युलर की जो एक भावना है वो प्रमोट होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रेशन। इससे नेशनल यूनिटी और इंटीग्रेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। जो हमारे कम्युनिटी में डिवीज़न है, रिलीजियस में जो डिवीज़न है, हमारी जो कॉमन सिटीजनशिप उसको प्रमोट करेगा। ठीक है, और एक मोर यूनिफाइड लीगल सिस्टम को क्रिएट करेगा। क्योंकि अगर हम देखें तो हमारी जो जुडिशरी है वहाँ पर बहुत सारे केसेस जो है वो इसी को लेकर ही पेंडिंग है। तो अगर हमारा जो लॉ और सुप्रीम कोर्ट, मतलब जो हमारी जुडिशरी है, वो भी मतलब परेशान हो जाती है कि
करना क्या चाहिए, ठीक है। तो अगर हम कुछ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, क्योंकि कुछ सेकुलरिज्म को प्रमोट कर देते हैं, तो वो हमारे जो पर्सनल लॉज है उनके खिलाफ चला जाएगा, ठीक है। और हमारे जो आर्टिकल्स है, फंडामेंटल राइट्स है, उसमें भी बताया गया है कि हर धर्म को, हर रिलीजन को अपने अपने जो रूल्स है वो फॉलो कर सकते हैं। तो एक सुप्रीम कोर्ट भी अगर परेशान में आ जाता है जब उसके पास केसेस आते हैं। तो अगर हम एक यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो एक यूनिफाइड लीगल सिस्टम हम क्रिएट कर पाएंगे। जेंडर जस्टिस बहुत ज़्यादा प्रमोट होगा, जिसमें वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, जेंडर इक्वालिटी बढ़ेगी। जो डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिसेस है, जिसमें सक्सेशन को लेकर हमारी जो है प्रॉब्लम्स रहती है, इनइक्वालिटी है, तो एक तरह से वुमेन्स को भी राइट मिलेंगे। यूएन की जो ह्यूमन राइट कमीशन है, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया को यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। इससे हमारे जो पर्सनल लॉज है वो भी सिंप्लीफाई हो जाएंगे, यानी कि जो हमारे जो कॉम्प्लेक्स लॉज है, मैरिज, सेरेमनी, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस और सक्सेशन, इनसे भी जो हमारे लॉज है वो सारे के सारे सिंप्लीफाई हो जाएंगे। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि एक एक व्यक्ति को डाइवोर्स लेना है, तो एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को ही एक फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं है कि हिंदू को अलग करना है, मुस्लिम को अलग करना है और सिख को अलग करना है, ठीक है। तो सबके लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर। हमारे जो मॉडर्न टाइम्स है उसके बदलता, हमारे जो टाइम्स है, मॉडर्न टाइम्स है, उनके अनुसार भी हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट यूसीसी। क्यों है कि हमें अब अभी भी यूसीसी कोड को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि हमारे इंडिया में अभी भी मल्टी रिलीजियस, पहली बात तो एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है, मल्टी एथनिक है, मल्टी एथनिक कंट्री है। तो इतनी ज़्यादा मतलब विविधताएं है, तो किस तरह से हम पूरी कंट्री के लिए एक कानून को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये सीधा सीधा हमारे जो रिलीजियस बिलीफ है उसका वोलेशन होगा, ठीक है। हमारे जो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं तो एक यूनिक जो हमारे राइट्स है, प्रोटेक्शन है, जो माइनॉरिटी ग्रुप्स के द्वारा इंजॉय किए जाते हैं, उसमें भी एक डायलूशन की हम भावना देख, डायलूट मतलब ये भी हमारे जो एक जो मल्टी मल्टी डायमेंशनल जो हमारे मल्टी कल्चर सोसाइटी है वो डायलूट होती दिखेगी फिर हमें। एक है हमारा लैक ऑफ कंसेंसस। अगर हमारी जो कम्युनिटीज़ है, यानी कि अगर लैक ऑफ कंसेंसस मतलब अगर हम लोगों से पूछेंगे ही नहीं कि आपकी इस कानून के बारे में क्या राय है, तो एक वोलेंट वाली स्थिति पैदा हो सकती है। जैसे कि हमने फार्म लॉज में देखा था कि विदाउट द कंसल्टेशन ऑफ फार्मर हमने 3 कानून को लागू कर दिया था, इम्प्लीमेंट किया था, जिससे कि पूरी कंट्री में एक फार्मर्स की स्ट्राइक हो गई थी। तो हमें एक कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसेंसस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पूरे यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये पूरे हमारी मल्टी रिलीजियस कम्युनिटी के लिए एक ही कानून के बारे में बात करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है फेडरल स्ट्रक्चर। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो यूसीसी है वो स्टेट की लेजिस्लेटिव कॉम्पिटिटेंस में आता है, तो ये सीधा सीधा हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उल्लंघन है, ठीक है। तो कुछ सिंपल सी बात करें तो क्या क्या हम इसमें दे सकते हैं। आर्ग्यूमेंट्स है कि इससे हम सेक्युलरिज्म को प्रमोट करेंगे, नेशनल यूनिटी बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस मिलेगा। यूएन के जो ह्यूमन राइट कमेटी थी उन्होंने भी बताया था कि हमें यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें अपने लॉज को सिंप्लीफाई करना चाहिए, मॉडर्न टाइम के अनुसार, बदलते समय के अनुसार हमें अपने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। अगेंस्ट में हमारी डाइवर्सिटी के खिलाफ है, लैक ऑफ कंसेंसस है और एक फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। और एक अगर हम बात करें तो ये हमारी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड में हम लिखेंगे, पहला तो है हमारा कंसेंसस। वे फॉरवर्ड में हम क्या लिखेंगे, पहला है कंसेंसस कि सब जितने भी स्टेक होल्डर है उनको साथ में लेकर आओ, उनकी एक राय बनाओ कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अपन एक एज अ टूल के रूप में उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। एक है हमारी अवेयरनेस सिटीजन में जो है अवेयरनेस फैलानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पहले जो हमारे जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनको जो है पहले उसमें सुधार करना पड़ेगा, उसमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके हमें एक यूसीसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए।
हमें एक पीसमील अप्रोच को साथ में रखना चाहिए, जिससे हम इंटरनल रिफॉर्म कर सके, हम अपने चेंज कर सके विद इन द रिलीजियस डिस्पेंशन। ठीक है, तो वही बात है, कोडिफाई करना चाहिए, कोडिफिकेशन ऑफ पर्सनल लॉ। ठीक है, तो हमने पूरा का पूरा अपना जो यूसीसी है उसको कंप्लीट कर लिया, यानी कि हमने देख लिया कि यूसीसी होता क्या है, कौन से आर्टिकल में इसका नाम दिया गया है, आर्टिकल नंबर किस में है, 44 डीपीएसपी में ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा आर्टिकल है, क्यों लेके आना ज़रूरी है, इस इसके लाने से पॉजिटिव क्या होगा, इसके लाने से नेगेटिव क्या होगा, तो हमने ये तीनों चीज़ें हमने इसमें देख ली है। नेक्स्ट हमारा है आर्टिकल जुडिशियल पेंडेंसी को लेकर। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अभी रिफॉर्म किया है राज्यसभा में कि लगभग 5.02 करोड़ केसेस है जो अलग अलग कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि इतने ज़्यादा केसेस है अभी भी हमारे कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हैं। पहली बात तो इन्होंने रीज़न क्या क्या दिए हैं कि रीज़न क्या क्या है हमारी जो केसेस इतने पेंडिंग है। पहले तो लो रेशियो ऑफ जजेस टू पॉपुलेशन, जो हमारे जो जजेस है, यानी कि मान लो कि हम 1000 पॉपुलेशन पर मान लो कि 2 जजेस है, मतलब एज अ रेफरेंस के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पर लो रेशियो ऑफ जजेस है टू पॉपुलेशन, और फिर वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और फिर हम बार बार एडजोर्नमेंट भी कर देते हैं कि आज केस की सुनाई नहीं होगी, अगले दिन होगी, फिर उसको टाल देते हैं, अगले दिन होगी, फिर टाल देते हैं, अगले दिन होगी। तो वही बात है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख ये देते रहते हैं। फिर हमारा जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना मजबूत नहीं है कि हमारा जो वर्किंग स्टाफ होता है, कोर्ट रूम होते हैं, वो इतने ज़्यादा मतलब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं है कि अपने जो केसेस है उनको निपटा सके। ठीक है, फिर हमारा जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें भी डिले हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमें काउंसिल नहीं मिल पाते, मिस अलाइन इंसेंटिव देते हैं, कभी कभी जो फैक्ट है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। ठीक है, इससे भी हमारे जो जुडिशियल पेंडेंसी केसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा अगर हम कहें तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पावर, इम्प्रॉपर कोर्ट रूम बिहेवियर, दिस ज़्यादा इश्यूज है जो केसेस को पेंडेंसी केसेस जो पेंड पेंडिंग है उनकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें क्या काम करना चाहिए, वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, पहले तो है कि हमें अपॉइंट करना चाहिए जजेस को। एक बात बता दें कि अभी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि एनजेएसी एक्ट को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, तो अगर हम वो भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो उससे भी जो जजेस की संख्या है वो इंक्रीज हो सकती है। हमें कॉम्पिटिटिव जज जो है यंगर एज के जनरेशन के जो जजेस है हमें वो मिल सकते हैं, जो हमारी जो बदलती स्थिति है उसके अनुसार अपने फैसला ले सके। हमें जो ट्रेन जजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट करना चाहिए। कोलिजियम सिस्टम है, हमें कोलिजियम सिस्टम में इसमें दिया गया है कि कोलिजियम सिस्टम में हमें एडिक्वेट सेफगार्ड और ट्रांसपेरेंसी से काम लेना चाहिए। ठीक है, यही वही बात आ गई, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज कैन बी कंसिडर टू मेंटेन हाई स्टैंडर्ड इन द जुडिशरी। आर्टिकल नंबर 224 ए एंड 128 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो भी कहता है कि हम एडहॉक जजेस को अपॉइंट कर सकते हैं। हमें एक जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन जो सिस्टम है उसको भी प्रमोट करना चाहिए। जैसे हमारी है लोक अदालत, इसमें हम कॉन्सिलेशन का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है वो हम कोर्ट में लेकर जा सकते हैं, लेकिन जो अनइम्पोर्टेंट इश्यूज़ है जैसे कि जो हम लोक अदालत में, अपने फैमिली कोर्ट्स में, आर्बिट्रेशन कोर्ट में, मीडिएशन कोर्ट में, इनमें सुलझा सकते हैं, तो हमें कोर्ट तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमें अपने इन जो एडीआर है उनको स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग करना होगा। गवर्नमेंट को हमें गवर्नमेंट को एडिक्वेट फंड प्रोवाइड किया, गवर्नमेंट जो है एडिक्वेट गवर्नमेंट को एडिक्वेट फंड प्रोवाइड करना चाहिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, और हमारे जो जुडिशियल स्टाफ है उनको ट्रेन करने के लिए एक लिमिट भी सेट कर सकते हैं हम कि आपको इतने दिन में इतने दिन में मतलब इतने देर में केसेस को निपटा देना चाहिए। अभी एक कानून इम्प्लीमेंट किया गया है, हाँ सॉरी, जो 3 क्रिमिनल लॉ है ब्रिटिश एरा के, उसमें भी लॉ में रिफॉर्म किया गया है कि उसमें भी जो है एक टाइम लिमिट सेट कर दी है, उसमें भी टाइम लिमिट सेट कर दिया कि आज जजेस को इतने टाइम में केसेस को निपटा देना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर भी अपने केसेस को
केसेस को निपटाने की टाइम लिमिट सेट करनी होगी। ठीक है, हमें अपने जो क्रिमिनलाइजेशन है वो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ वोलेंस है उसको भी रिड्यूस करना होगा। यानी कि जो छोटे छोटे माइनर ऑफेंसेस है उसके लिए जो हम कह देते हैं कि इसके लिए आपको सज़ा मिलेगी, फाइन से काम नहीं चलेगा, तो इन छोटे छोटे ऑफेंसेस को हमें क्रिमिनलाइज डीक्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। ठीक है, हमें एक है हमारा ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम को भी एक अपॉइंट करना चाहिए, जो कि जो डेजिग्नेटेड ऑफिसर है उनको एम्पावर कर सके एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के बीच के डिस्प्यूट का। हमें एक लॉ अबाइडिंग सोसाइटी, अब सारी जो जिम्मेदारी है वो गवर्नमेंट की या फिर जो हमारे जजेस हैं उनकी तो नहीं होनी चाहिए, सिटीजन का भी एक हाथ होना चाहिए ना। तो एक हमें लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बनानी चाहिए ताकि वो रूल को ही वोलेट ना कर सके। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव अगर हम बात करें कि जुडिशरी की पेंडेंसी को कर्व करने के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो एक है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर 2016। इसमें ट्रांसपेरेंसी, जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर ट्रांसपेरेंसी लाने की बात की गई है। ठीक है, अभी ये डिस्कशन में है, अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट सहयोग भी है। ठीक है, जिसमें पेंडेंसी केसेस को रिड्यूस किया जाएगा। एक है लिम्स जिसका नाम है लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम। ये भी एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है फॉर मॉनिटरिंग केसेस इन्वॉल्विंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसमें हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंक्लूड है। नेक्स्ट हमारा है मीडिएशन बिल 2023, जो भी प्री लिटिगेशन जो मीडिएशन केसेस है उसको खत्म कर सकता है। ई कोड की हमने ई कोड्स, ताकि हमें जो फिजिकली कोर्ट्स में ना जाना पड़े, वहाँ का भी मतलब हमारा जो फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम होती है उसको भी रिड्यूस कर सके, तो ई कोर्ट्स को भी हमने इम्प्लीमेंट किया है। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है वो भी अभी कंसिडरेशन में है, वो भी प्रिवेंट करेगी, कंट्रोल करेगी लिटिगेशन के केसेस को। ठीक है, एक है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, जो कि इंटर मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट डिस्प्यूट्स को रिजोल्व करेगा। इसमें हम फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या जो है इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो पहला तो है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मीडिएशन बिल है। ठीक है, प्रोजेक्ट सहयोग है, हमारा प्रोजेक्ट सहयोग है, और एक है हमारा लिम्प सिस्टम। ठीक है, हमने ये जो है इनिशिएटिव लिए हैं जजेस की पेंडेंसी को कम करने के लिए। ये सेकंड आर्टिकल हमारा कंप्लीट हो गया है। द नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा ईडी को लेकर, डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेंस। तो पहले तो बता दें कि ये न्यूज़ में क्यों रहा था, कि रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ईडी का एक्सटेंशन को बढ़ा दिया था, कि मतलब बढ़ा दिया था यानी कि वही उसी जो हमारे वर्तमान ईडी है उनका एक्सटेंशन, जो मतलब उसके 2 साल का कार्यकाल होता है तो उसको और एक्सटेंड कर दिया था, यानी कि कंटिन्यूस को वो एक्सटेंड ही करते जा रहे थे, यानी कि थर्ड एक्सटेंशन था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। तो पहली बात तो डिक्लेयर क्यों किया गया है, तो पहले तो देखो सरकार जो सुप्रीम कोर्ट थी उन्होंने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2021, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2021, फंडामेंटल रूल्स 2021, उसके अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि जो टेन्योर है ईडी का, सीबीआई का, वो 3 एनुअल एक्सटेंशन तक हो सकता है। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि आप जो करंट ईडी का जो एक्सटेंशन कर रही है वो वोलेशन है सुप्रीम कोर्ट की 2021 की जजमेंट का। अब 2021 की जजमेंट में उन्होंने क्या कहा था अभी हम देखेंगे। ये ईडी के बारे में है कि ईडी क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, ये किसके अंतर्गत आता है। ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो फॉरेन एक्सचेंज लॉज को मैंडेट करता है और इकोनॉमिक्स क्राइम को और वोलेशन को इन्वेस्टिगेट करता है, और ये जो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू है उसके अंतर्गत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आता है। हम डायरेक्टर ऑफ ईडी के बारे में अपॉइंटमेंट देखें तो ये सीवीसी एक्ट 2023 के प्रोविज़न के अनुसार इसको अपॉइंट किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसका टेन्योर जो बताया गया है कि 2 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो
इसके अगर हम काम करें तो ये पावर, इसके पास पावर है टू सीज असेट्स, असेट्स को सीज कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल की, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द ऑफिसर के पोजीशन, कि किसी भी इंफॉर्मेशन के बेस पर वो इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टीज है उसको सीज कर सकती है। इसके पास एक है सिविल कोर्ट की भी पावर है, ठीक है। ईडी के पास सेम सिविल पावर है, जैसे डिस्कवरी, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस, समोन्स, एग्जामिनिंग एंड इशूइंग कमीशंस एक्सेट्रा। पावर है अरेस्ट करने की अंडर द पीएमएलए एक्ट 2022। 2022 सॉरी, एक है हमारा रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में बोला था कि ईडी अगर एज ए एविडेंस कुछ, ईडी को हम एज ए एविडेंस भी एडमिट कर सकते हैं, क्योंकि दे आर नॉट पुलिस ऑफिशियल्स, क्योंकि वो पुलिस ऑफिशियल नहीं है। तो उन्होंने जो एविडेंस हमें दिए हैं तो वो कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू चैलेंज ऑन द ग्राउंड ऑफ बीइंग सेल्फ इंक्रीमेटरी, यानी कि वो सेल्फ इंक्रीमिनेशन के खिलाफ यूज नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ठीक है, अगर हम कहें तो इशू क्या क्या है, ईडी को लेकर इश्यूज क्या क्या है, तो पहली बात तो जो ऑप्शनल जो कन्विक्शन रेट है वो बहुत ज़्यादा लो है, 0.5 है, 0.5% है। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि जो इसको अपॉइंट करने में जो पॉलिटिकल टूल होता है, यानी कि यहाँ पर लैक ऑफ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी जो है अबाउट ईडी के सिलेक्शन ऑफ केसेस, यानी कि जो सिलेक्शन केस को सिलेक्ट करके कौन देता है, हमारी गवर्नमेंट ही देती है, तो इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। तो है हमारी क्रेडिबिलिटी भी गिर रही है, जैसे ईडी, सीबीआई, जो एसएफआईओ है हमारे, उनकी जो उन पे इतने ज़्यादा करप्शन के जो चार्जेस है वो लगे हुए हैं, इम्पार्शियलिटी नहीं है, इनका जो नेक्सस है, क्लोज नेक्सस जो है पॉलिटिकल क्लास के साथ, वो इनकी क्रेडिबिलिटी को, इनकी ट्रांसपेरेंसी को ख़त्म कर रहा है, ठीक है। एक हमारे पास वर्क फोर्स की भी कमी है, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम जो राइजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उनको डील कर सकें, ठीक है। कुछ वे फॉरवर्ड अगर हम बताएं तो हम इसकी इनकी कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी वर्कफोर्स को इन्हेंस कर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं उनको थ्रू द रूल ऑफ लॉ, एंड इट मस्ट बी ट्रांसपेरेंट, नॉट आर्बिट्ररी एंड बेस्ड ऑन फैक्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, ना कि पॉलिटिकल मोटिवेट होना चाहिए, ठीक है। हम अपनी पेंडेंसी को रिड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि फास्ट ट्रैक का यूज़ कर सकते हैं, स्पेशल बेंचेस का यूज़ कर सकते हैं, हमें एक ओवरसाइट कमेटी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करने के लिए अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, शुड बी जनरेटेड कि ईडी का रोल, अवेयरनेस, ईडी ने ये क्या रोल किया है, अपने इमेज में किस तरह से रिफॉर्म किया उन्होंने, और विसल ब्लोवर को इंकरेज करना चाहिए ताकि वो आए और अपनी बात सामने रख सके, ठीक है। तो हमने ईडी के बारे में अपना जो थर्ड एडिटोरियल था उसको भी कंप्लीट कर लिया है। तो हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, हमने इसमें पढ़ा है, एक तो ईडी होता क्या है, किसके अंडर में आता है ये, इसकी पावर हमने देख ली, ठीक है, इसमें नेगेटिव क्या क्या है और इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकते हैं, ठीक है। अगर यूपीएससी में कुछ सवाल भी आ जाता है तो हम इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल 2023, रिसेंटली अभी पास किया गया है। पहले हम बता दें मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती क्या है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब नाम से स्पष्ट है कि ये एक स्टेट में तो काम नहीं करती होगी, ये अलग अलग स्टेट में काम करती है, ठीक है। एक स्टेट है तो उसको बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर वो मल्टीपल स्टेट में काम कर रही है तो उसको बोलेंगे मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। तो इसके की प्रोविज़न अगर हम देखें एक्ट के, तो पहली बात तो ये जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं उन पर लागू होंगे, सिर्फ एक से स्टेट की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पर इम्प्लीमेंट नहीं होंगे। सेकंड है हमारा रजिस्ट्रेशन, जितने भी एमएस मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको अंडर द एक्ट रजिस्टर करवाना पड़ेगा। थर्ड है हमारा इंटरनल गवर्नेंस, यानी कि जितनी भी हमारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उनको कुछ लॉ बनाने होंगे जो कि इस प्रोविज़न के अनुसार होंगे, जो एक्ट में जो प्रोविज़न दिए गए हैं उनको उन प्रोविज़न के अनुसार अपने लिए लॉ बनाने पड़ेंगे, ठीक है। फोर्थ है हमारा रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, यानी कि हम उसको
जो हमारी जो लॉस मेकिंग जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अमलगमेट कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, हम किस तरह करेंगे? सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो पहले आरबीआई से अप्रूवल मांगेगी, तब जाके फिर वो एक डायरेक्शन को इशू कर देंगे। ठीक है, तो रीऑर्गेनाइज कर देंगे। अदर डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो कैबिनेट ने 3 नेशनल लेवल की मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अंडर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2022, जिसका नाम है नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक सोसाइटी, नेशनल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सीड सोसाइटी। इनको 3 नेशनल लेवल, ये नेशनल लेवल की 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो पहली बात तो हमें अमेंड कर तो दिया है, लेकिन इसकी ज़रूरत क्या थी? कि ज़रूरत मतलब इन्होंने क्या-क्या कर दिया है कि जो अलग-अलग स्टेट में जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, अगर वो लॉस कर रही है तो हम उसको अमेलगमेट कर देंगे। ठीक है, उसको अपने बायलॉज बनाने पड़ेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार, जो नियम है उसके अनुसार बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हमें अब ये अमेंड तो कर दिया, तो ज़रूरत क्या थी? हम इसको पार्ट 9 बी जो है हमारे संविधान का, उसकी कंसिस्टेंसी उसके साथ लेकर आना चाहते थे। ठीक है, हमें अपने जो कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स है उसको फुलफिल करना है। ठीक है, जो हमारे एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन में जो भी प्लग लूप होल्स है उसको ख़त्म करना है, और हमारी जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है अपने कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स के अनुसार उसको स्ट्रेंथन करना है। तो हम क्या करेंगे कि जो रिवाइवल करेंगे, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज़्यादा सिक है, सिक का मतलब क्या होगा? क्या इनके उनका जो लॉस है वो इक्वल होगा या फिर ज़्यादा होगा पेड अप कैपिटल से, फ्री रिजर्व से या फिर सरप्लस से। ठीक है, और वो इन द पास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर में लॉसेस को सफ़र कर रही है, झेल रही है। तो इसका फाइनेंस के लिए अभी बताएंगे। तो फीचर्स अगर हम देखें तो फीचर्स क्या-क्या है? तो पहली बात तो है कोऑपरेटिव सोसाइटी, हम एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे। तो जो हमारे इलेक्शन ऑफ बोर्ड है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के, वो एग्जिस्टिंग बोर्ड के द्वारा ही लिए जाते हैं, इसके लिए कोई भी अथॉरिटी नहीं होती। तो अब हम क्या करेंगे, एक कोऑपरेटिव इलेक्शन अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करेंगे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाएगी। ठीक है, तो अथॉरिटी में कौन कौन होगा? एक चेयरपर्सन होगा, वाइस पर्सन होगा और 3 मेंबर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सिलेक्शन कमेटी। ठीक है, अमेलगमेट कर देंगे और डिवीजन कर देंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, जो फंड है फॉर सिक कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके लिए फंड कहाँ से आएगा? जो जो एग्जिस्टिंग मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनका लास्ट 3 ईयर में जो प्रॉफिट हुआ है ना, वो उस प्रॉफिट को ये जो सिक हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके फंड में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसका नाम है कोऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट फंड। ठीक है, इसमें वो 1 करोड़ रुपए या फिर अपने नेट प्रॉफिट का 1% डिपॉजिट कर सकती है। थर्ड एक है हमारा रेस्ट्रिक्शंस ऑन डिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग। प्रेजेंटली क्या है कि जो हमारे शेयर्स है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा, जो यानी कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव के पास जो शेयर होते हैं उसको सोसाइटी के बायलॉज के अनुसार जो है रिडीम किया जाता है। लेकिन अब क्या होगा कि एनी शेयर दैट इज हेल्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, उसको रिडीम नहीं किया जाएगा विदाउट द स्टेक होल्डर के अप्रूवल। पहले क्या था, सोसाइटी के सिविल लॉ जो बायलॉज है, अब क्या है, शेयर होल्डर की अप्रूवल के बगैर इनको रिडीम नहीं किया जाएगा। हम रिड्रेसल ऑफ कंप्लेंट्स यानी कि इसके कंप्लेंट को रिड्रेसल करने के लिए एक ओम्बड्समैन सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे कि हमारे आरबीआई ने ओम्बड्समैन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है, ऐसे ही हम मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी में ओम्बड्समैन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, जो कंपोजिशन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, उसमें क्या होगा, हम लगभग मैक्सिमम इसमें 21 डायरेक्टर हो सकेंगे, और इस डायरेक्टर में कौन कौन हो, और इसमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें एक एससी या फिर एसटी का कोई भी मेंबर हो और 2 वुमेन मेंबर हो। ठीक है, यानी कि 3 मेंबर ऐसे होने चाहिए, ये तो मैंडेटरी है कि होने ही होने चाहिए। अगर कुछ कंक्लूजन
कंक्लूजन यही है कि सक्सेसफुल मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो सक्सेसफुल है। एफर्ट्स जो है हमें उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग को लेकर अपनाने चाहिए, ठीक है, हैंड होल्डिंग ऑफ इट्स मेंबर एंड टेक्नोलॉजी को अडोप्ट करना चाहिए फॉर इम्प्रूव गवर्नेंस, ठीक है। हमारे जो विसल ब्लोअर्स है, सॉरी ये तो अलग आ गया, ये नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है इसमें, हमने इसमें पढ़ा है कि जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो क्या होती है, ठीक है। इसमें जो हमारे कानून है, हमारे जो लॉ आया है उसमें क्या क्या प्रोविज़न है, ठीक है, और किस तरह से ये हमारे स्टेट कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव को स्ट्रेंथन करेगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, मतलब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे जब हमारा जो कानून है इम्प्लीमेंट किया गया था, फंडामेंटल राइट इसको दिया गया था, तो उस टाइम पे इसमें मतलब ये समय समय पर पूछे जाते हैं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम भी तो इसने किया है। एक हमारा है सिनेमाटोग्राफ बिल 2023। इसमें पहली बात तो न्यूज़ में क्यों है, पहली बात तो हमें ये पता लगाना है, ठीक है। इसमें इसके की प्रोविज़न क्या है हमें ये पता लगाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो सिनेमाटोग्राफ एक्ट 1952 को इसने अमेंड किया है। इसमें क्या बताया है कि सर्टिफाई करेंगे सिनेमाटोग्राफ फिल्म को फॉर एग्जीबिशन एंड रेगुलेटिंग एग्जीबिशन यूजिंग सिनेमाटोग्राफ, यानी कि हम उसके एग्जीबिशन को किस तरह से वो चलाई जाएंगी और उसके एग्जीबिशन को रेगुलेट भी करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम एक सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को इस्टेब्लिश करेंगे जो कि फिल्म को सर्टिफाई कर देगा, ठीक है। बिल जो है वो 3 एज बेस्ड सर्टिफिकेशन को इंट्रोड्यूस किया है, जो है यूए 7+, 13+ एंड 16+, जिसमें पेरेंट्स की अप्रूवल ज़रूरी है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, ओनली एक रिकमेंड सजेशन के रूप में है कि आपके पेरेंट्स अगर चाहते हैं तो चिल्ड्रन को दिखाना चाहिए या नहीं, दे डिपेंड ऑन द पेरेंट्स। और एक जो टेलीविज़न और जो अदर मीडिया फिल्म्स है उनके लिए भी ए और एस नाम के जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए टीवी पर अपने एग्जीबिशन करने के लिए। कोई भी अगर हमें कोई भी जो हमें फिल्म वगैरह है टेलीविज़न पर कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना है तो एक ये बता दिया है कि ये जो सर्टिफिकेट है वो परपेचुअली वैलिड होगा एज अपोज टू द प्रेजेंट वैलिडिटी ऑफ 10 ईयर, यानी कि प्रेजेंट की जो वैलिडिटी 10 ईयर्स की है उसको हम परपेचुअली वैलिड कर देंगे। इसमें हमारा एक सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट दी थी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस के एम शंकरप्पा केस 2000 में, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो है वो अपनी सेंटर कैन नॉट एक्सरसाइज रिविजनल पावर ऑन फिल्म्स दैट इज ऑलरेडी सर्टिफाइड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कॉरपोरेशन, यानी कि इसने मतलब एक्ट में बताया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिविजनल पावर है उसको हटा दिया गया है, कि उसको ओमिट कर दिया है, छोड़ दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट थी उसको उल्टा करके उन्होंने अपने कानून में सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के अगेंस्ट एक रूल लेकर आए हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रिविजनल पावर है उसको रिमूव कर दिया गया है। उन्होंने जो पायरेसी है, फिल्म की जो पायरेसी है उसको भी एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया गया है, ठीक है। कंक्लूजन है, आप देख लेना किसका का कंक्लूजन है। एक नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी कंट्रोवर्सी ओवर डीजीपी अपॉइंटमेंट इन पंजाब, ठीक है। रिसेंटली पंजाब की असेंबली ने एक बिल पास किया था जिसका नाम है पंजाब पुलिस अमेंडमेंट बिल 2023, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी थी उसके अगेंस्ट में उन्होंने ये काम किया है, ठीक है। इसमें क्या क्या है कि जो पंजाब की गवर्नमेंट है वो एक पैनल बनाएगी 3 ऑफिसर का, जो कि 7 मेंबर की कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है।
और ये जो 7 मेंबर की कमेटी है उसको हेड कौन करेगा? चीफ जस्टिस या फिर रिटायर्ड जज फ्रॉम हाई कोर्ट ऑफ पंजाब और हरियाणा। यानी कि क्या होगा कि एक पैनल होगा, यानी कि 7 मेंबर की कमेटी है, 7 मेंबर की एक कमेटी है जो कि जजेस के द्वारा, जो कि हरियाणा या फिर पंजाब का कोई भी रिटायर्ड जज या फिर चीफ जस्टिस हो सकता है, वो 3 ऑफिसर का पैनल सिलेक्ट करेगी। ठीक है, 3 ऑफिसर का पैनल सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, 7 मेंबर की कमेटी है, जजेस ऑफ हरियाणा कोई भी रिटायर्ड हो या फिर चीफ जस्टिस हो उसके द्वारा हेड किया जाएगा और 3 ऑफिसर का पैनल सिलेक्ट करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने डीजीपी की अपॉइंटमेंट के लिए क्या दिया था, मतलब प्रकाश सिंह जजमेंट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो आर्टिकल नंबर 142 है उसमें संविधान ने हमारे जो स्टेट है उसको ताकत दी है कि आप पुलिस में रिफॉर्म कर सकते हैं। तो जो इंटेंट है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपने हाथों में शक्ति लेना नहीं था, बल्कि एक प्योरली मेरिट बेस्ड जो ऑफिसर है उसको अपॉइंट करना था। ठीक है, तो जो नॉर्मली अगर हम कहें तो जजमेंट में प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डीजीपी क्या किया गया था, उन्होंने बोला था कि जो जजेस सॉरी ये जो डीजीपी हैं उनको एक यूपीएससी के द्वारा जो ऑफिसर्स है वो सिलेक्ट करके भेजेगा, उसमें से उनको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो डीजीपी ऑफ पुलिस टू बी सिलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम अमंग द 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, यानी कि सबसे सीनियर मोस्ट पुलिस जो डिपार्टमेंट में ऑफिसर है उसको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यूपीएससी इम्पैनल करेगी 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर को ऑन द बेसिस ऑफ देयर लेंथ ऑफ सर्विस, कि उनकी सर्विस मतलब कितना टाइम उनको सर्विस होते हुए हो गया है, क्या अच्छा रिकॉर्ड है क्या नहीं, उनका रेंज ऑफ एक्सपीरियंस किस तरह का है पुलिस स्टेशन को हेड करने का। ठीक है, तो इसके आधार पर यूपीएससी उसको 3 सीनियर मोस्ट ऑफिसर है उसको सिलेक्ट कर लेगी। ठीक है, इसमें है हमारा सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, इनको बताया गया कि लगभग 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर देना जरूरी है। अब रिमूवल, रिमूवल कौन करेगा भाई? ये तो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सिक्योरिटी कमीशन के कंसल्टेशन पर इसको रिमूव कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लेरिफाई कर दिया था प्रकाश सिंह जजमेंट में, यानी कि मेकिंग द, बाद में कुछ चेंजेस भी कर दिए थे कि और स्टेट जो है अपने प्रपोजल सेंड कर दो। कि उन्होंने क्या कहा कि जितनी भी आपकी स्टेट में डीजीपी से रिलेटेड वैकेंसी जो होती है उसको यूपीएससी को प्रपोजल भेज दो, लगभग 3 महीने पहले ही भेज दो फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट। ठीक है, स्टेट जो है वो किसी भी एक्टिंग डीजीपी को एज अ डीजीपी अपॉइंट नहीं करेगी। ठीक है, यूपीएससी पैनल, यूपीएससी जो है वो पैनल करेगी पर्सन को फॉर द पोस्ट ऑफ डीजीपी। ठीक है, फिर एक और बात, एक जो जजमेंट उन्होंने बताया कि इनका जो रेजिडुअल टेन्योर है वो 2 साल के लिए होगा और मैक्सिमम जो है वो कितना हो सकता है, वो 6 मंथ के लिए हो सकता है। तो जो चेंजेस है, रेशनल क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में, रेशनल क्या फॉर द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय सुप्रीम कोर्ट इन 2018, रेशन यही था कि हमें अपने जजेस को एक प्रमोशन बेस, मतलब हमें एक, हमें एक मेरिट बेस्ड जो पुलिस है उसको सामने लेकर आएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी भी पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल पावर है तो उसके आधार पर हम डीजीपी को अपॉइंट करेंगे, यानी कि इसको पॉलिटिकल पावर से दूर रखने के लिए एज अ एक ट्रांसपेरेंसी रूप और ट्रांसपेरेंट रूप में वो अपने डिसीजन ले सके विदाउट द इन्फ्लुएंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था। कंसर्न स्टेट, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपनी बात बता दी कि आपको ऐसा ऐसा काम करना चाहिए, तो स्टेट ने भी अपनी बात पेश की। स्टेट ने बताया कि जो पुलिस है वो हमारे आता है शेड्यूल 7 की स्टेट लिस्ट में आता है, तो उसका जो जिम्मेदारी है पूरी की पूरी ऑटोनॉमी हमें दे दीजिए। ठीक है, जितने भी मैटर्स है प्रमोशन से लेकर पोस्टिंग, ट्रांसफर ऑफ आईपीएस, वो
ट्रांसफर ऑफ आईपीएस वो जितनी भी लेवल पर होते हैं वो स्टेट के अंदर वो स्टेट गवर्नमेंट को हैंडल कर दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के पास, सॉरी, यूपीएससी के पास ना तो इतना जुरिडिक्शन है, ना ही उसके पास इतनी एक्सपर्टीज है कि वो स्टेट के डीजीपी को अपॉइंट कर सके। हमारा आर्टिकल नंबर 320 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है कि यूपीएससी सिर्फ प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए प्रिंसिपल्स बना सकती है कि कौन सा कैंडिडेट अपॉइंटमेंट के लिए सूटेबल है, लेकिन बाकी सारे काम जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दीजिए क्योंकि एज अ स्टेट सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। हाउएवर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन यूपीएससी डज नॉट हैव पावर टू सिलेक्ट इन पैनल ऑफिसर, ठीक है। और कुछ ऐसा खास नहीं दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन ब्रॉड पैरामीटर, तो मतलब इन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को एक ब्रॉड पैरामीटर जो है मतलब बनाना चाहिए डीजीपी को अपॉइंट करने का, और उसमें स्टेट को भी अच्छी खासी फ्रीडम देनी चाहिए ताकि वो एक बेस्ट, क्योंकि उनको ज़्यादा पड़ता है, दे डीम फिट फॉर द इम्पोर्टेंट पोजीशन ऑफ डीजीपी। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। बाकी बचे हुए आर्टिकल हम नेक्स्ट डे कवर करेंगे। थैंक यू।